वाटर फ्लोज इन अ टैंक, क्या बोला मैंने? वाटर फ्लोज इन अ टैंक, फिर उसके बाद लिखा है 150 मीटर बाय 100 मीटर एट द बेस थ्रू ए पाइप हुज, क्या लिखता है, हुज क्रॉस लिखा है क्या? हुज क्रॉस सेक्शन इज 20 मीटर बाय 20 मीटर लिखा है या 2 डीएम लिखा है? 2 डीएम बाय 1.5 डीएम एट अ स्पीड ऑफ 15 है कि 18 है? अरे यार तू ही पढ़ ले क्वेश्चन, क्या लिखा है क्वेश्चन? हाँ, एक बार पूरा क्वेश्चन की रीड कर, क्या लिखा है? ट्वेंटी मीटर है कि 2 डीएम इंटू 1.5 डीएम? स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे। एट व्हाट टाइम, आपको टाइम निकालना है। वाटर भी 3 मीटर डीप, तो 3 मीटर उसकी हाइट हो जानी चाहिए टैंक की। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। पहले हम इस पूरी सिचुएशन को इमेजिन करेंगे। मान लेते हैं कि वो जिस टैंक के बारे में बात कर रहा है वो टैंक कुछ इस तरह का, ये मैं बना रहा हूं टैंक, ठीक है, ये हो गया वो टैंक। ओके, अब इस टैंक में एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है। वो पाइप जैसा भी है, इसमें थोड़ा सा ऐसा डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए तो वो पाइप कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगुलर शेप आप कंसीडर कर सकते हो पाइप है, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, एल इंटू बी दिया हुआ है, मतलब वो रेडियस और डायमीटर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो उसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। आपको क्लियर हुआ है ये चीज? क्रॉस सेक्शन में अब जरूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगुलर ही लो, हो सकता है वो सर्कल भी हो। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है समझना, जैसे कि अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसको अगर मैं बीच से काट दूं, ठीक है, तो इसका ये वाला जो सरफेस बनेगा वो सरफेस कैसा दिखेगा? एक रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा। समझ में आ रहा है? उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, वो एरिया जो है उसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। क्लियर हुआ ये चीज? उसी तरीके से मान लो अगर ये पाइप सिलेंड्रिकल शेप में, अगर उस पाइप को भी मैं कट कर दूं यहाँ बीच से कुछ, तो यहाँ पर जो शेप बनेगा वो शेप कैसा दिखेगा? एक सर्कल जैसा दिखेगा, उसको भी क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो क्रॉस सेक्शन का मतलब है वो जो उसका जो उसका एरिया है वो है एक्चुअल में। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, अब वाटर यहां से जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड आपको दे दी है, टाइम निकालना है, और क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी हाइट कितनी हो जानी चाहिए? 3 मीटर। तो मान लो यहाँ पर ये जो है ये उसकी हाइट हो रही है, और ये हाइट 3 मीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो चीजों को इक्वेट करेंगे। कौन सी दो चीजों को? एक तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टैंक, इस टैंक में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा जब उसकी हाइट 3 मीटर हो जाएगी। तो ये जो वाटर आएगा इस टैंक में उसका शेप कैसा होगा? क्यूबॉइड का शेप होगा। और उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी दिया हुआ है, एच की वैल्यू क्या ले लोगे? यहाँ पर 3 ले लोगे। क्लियर हुआ ये चीज? और उस वॉल्यूम को इक्वेट करोगे इस पाइप से फ्लो होने वाले वाटर के वॉल्यूम से। क्लियर हुआ ये चीज? और वो जो टाइम उसमें कंसिडरेशन लोगे वो टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टी। तो अब यहां पर मैं दो चीजें लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप, फ्लोइंग थ्रू पाइप, थ्रू पाइप इन इन टी मिनट लिखे, क्या लिखे इसको? आवर्स में लिखा हुआ है। देखो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तीनों यूनिट अलग अलग है। एक तरफ ये यूनिट मीटर में, दूसरी तरफ ये यूनिट क्या है? डेसीमीटर में, और ये वाली यूनिट क्या है? किलोमीटर में। तो एक काम करते हैं, स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 15 इंटू ये क्या हो जाएगा? 1000 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? और अगर आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? 60 इंटू 60, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं
ये तरीका याद लिखवा देता हूं, क्योंकि अगर वो भूल गए। ठीक है। तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 3 5 जा 15, तो ये जाएगा 50, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा। सॉरी, 2 से कटेगा 2 1 जा, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 25। तो क्या आ जाएगा आपके पास 25/6 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी स्पीड। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? किसी को नहीं पता है क्या? नहीं। हाँ, 1/10 क्या? नहीं, मेरे ख्याल से गलत बोल रहा है। डेसीमीटर, एक सेकेंड, मेरे ख्याल से ना 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है ना, तो हाँ सही बोल रहा है। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर होता है। तो ये एक्चुअली ये होता है, कन्वर्जन मैं बता रहा हूं। 10 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 मीटर, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा, 1/10 मीटर। और यहां पर कितना दिया हुआ है, 2 डेसीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2/10 मीटर, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, 2/10 मीटर। और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 10 मीटर, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहां पर देखो, फिर से उसी पार्ट पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन टी सेकेंड्स लिख देता हूं मैं यहां पर, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, ये आ गया। अब अगर आपको ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन टी सेकेंड्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके क्रॉस सेक्शन को, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड इनटू टाइम आपका क्या दे देता है, डिस्टेंस दे देता है। डिस्टेंस मतलब ये टोटल पाइप की लेंथ कंसीडर कर लो, ठीक है। और उसको इक्वेट करेंगे हम किससे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टैंक, तो ये आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच से, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन कितना लिखा था हमने, देखो यहां पर 2/10 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू स्पीड। तो स्पीड कितनी है, स्पीड देखो कितनी है, हमने यहां पर कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके निकाला 25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू टाइम को क्या ले लेंगे यहां पर, टी। क्लियर हुआ यहां तक? दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो L की वैल्यू क्या है 150, बी की वैल्यू कितनी है 100, और एच की वैल्यू कितनी है 3। ये हमने पुट कर दिया सब कुछ। क्लियर यहां तक? फर्दर कैलकुलेशन करते हैं इसका, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले सारे पॉइंट को हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते। ये 2 1 जा 2 3 जा कट रहा है, इसको तो काट दो पहले। ये हो जाएगा 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसा ही होगा। एक बार चेक कर लो, 2 10 तो पहले से थे, 1.5 के कारण एक और 10 आ गया नीचे। और इधर पे 150, अच्छा टी बच गया, इंटू टी। 150 इंटू 100 तो 15,000 हो जाएगा। ये करेक्ट लगाया ना? नहीं, एक जीरो ज्यादा लग गया। इंटू 3, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टी इज इक्वल्स टू 15,000 इंटू 3 इंटू 1,000, ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 15 इंटू 25। क्लियर यहां तक सबको? 15 1 जा 15, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 1000 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। 25 1 जा 25 4 जा, तो ये 40 टाइम्स में जाएगा। तो आपके पास जो टी की वैल्यू मिल रही है वो टी की वैल्यू सेकेंड्स में आ रही है, इसलिए वो बहुत बड़ा नंबर है। 40 इंटू 3 इंटू 1000, ये आ जा रहा है। तो 40 इंटू 3 करोगे, 4 3 जा कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 1000 सेकेंड्स में। लेकिन आपको उसको मिनट्स और आर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मिनट और आर में दोनों में डायरेक्टली सीधा आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 60 60 3600 से डिवाइड करना है, ये समझ लो। तो ये एक जीरो, ये एक जीरो कट गया, ये एक जीरो, ये एक जीरो कट गया। 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 6। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3 आवर्स, ये आ गई। समझ में?
मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 33 1/3 आवर्स, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, क्या है उसका आंसर दिया है? 1/3 आवर्स मतलब कितना होता है बताओ तो, कौन बताएगा 1/3 आवर्स मतलब कितना होता है, बता। गलत जवाब। नहीं, वो 20 मिनट सही। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 20 मिनट्स। तो आंसर होगा 33 आवर्स 20 मिनट्स। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी प्रोसेस यही होगा। समझ गए सब? हटा दूं मैं? जल्दी करो। तो कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया? हम्म। और जिनके जो भी डाउट्स है रेडी रखो। हटा दो, लेना इसका स्क्रीनशॉट, ले लेना। रिकॉर्डिंग वैसे भी ऑन, वो भी ऑन कर दिया हूं मैं। 4 मार्क्स का है कम से कम। ओमिटेड है, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना क्या है, दिखाओ जल्दी। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड इज 628 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक सिलेंड्रिकल रॉड का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये मान लो एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 628। 628, आगे क्या लिखा है इसमें? नहीं यार, कौन सा क्वेश्चन, दूसरा पढ़ लेगा। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इफ इट्स हाइट इज 20 मीटर, इसकी हाइट भी दे दी रही है, कितनी हाइट? h इज इक्वल्स टू 20 मीटर। और आगे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। रेडियस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन मतलब सिंपली r निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 रखने बोला है, बस और कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम v की जगह पे लिख दो 628, पाई की जगह पे लिख दो 3.14, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रहेगा, एच की जगह पे क्या आ जाएगा? 20। समझ गए? ठीक है, बोल हाँ या ना, जल्दी बताया कर तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कितना हो जाएगा ये? 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20 इंटू आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? ये 21 सा, ये 25 सा, ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 628 इंटू 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये 314 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? 314 वन सा, 314 टू सा, 2 टाइम्स में जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √10। मैं गलत लिखा क्या? हाँ सही तो लिखा हूँ, √10, दैट्स इट। हम्म। क्या अगर? हाँ, एक बार फिर से पूछ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अगर ये 100 का स्क्वायर होता और ये आर का स्क्वायर है। हम्म, नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं, अगर ये अलग अलग तरफ है तो नहीं हो सकता। मान लो ऐसा रहता आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर, तब दोनों का स्क्वायर कटता और आर इज इक्वल टू 100 आता।
समझ रहे हैं? लेकिन अगर दोनों एक ही तरफ है तो नहीं होगा वो वैसा। समझ गया ना? ऐसे ही पूछ रहे हैं ना, ये वाला हो सकता है लेकिन इस केस में नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। तो ये क्लियर तेरा क्वेश्चन का डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ये क्वेश्चन इन है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है मुझे लग रहा है। ये बीच में स्पेस भी छोड़ा हुआ है इतना सारा, क्यों? हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि बीच में स्पेस भी है, कुछ कंडीशन आनी चाहिए ना। अच्छा एक मिनट, अगर यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा 1। अगर यही क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन, अच्छा सन, सॉरी मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ ना, सन रिवॉल्विंग द अर्थ है ना, सन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ है, तो आंसर होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखो दो तरह के इवेंट आपने सुने होंगे होंगे शायद, एक श्योर इवेंट, दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट। तो कोई इवेंट अगर इम्पॉसिबल होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। यहाँ बोल रहे हैं सन का अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना, तो सन कभी करेगा कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा। नहीं ऐसा वो छोड़ो, वो अलग चीज है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से निकाल। ओके, और बताओ क्या है क्वेश्चन। If side of a rhombus is 10 centimeter and one diagonal is 16 centimeter, the area of rhombus is 96 centimeter square. Find the TF. ये TF क्या है? T/F क्या लिखा है क्वेश्चन ठीक से? अच्छा, ट्रू फॉल्स है। ओके, तुम लोग बताना। इसमें बोल रहा है एक रोम्बस है, सपोज ये एक रोम्बस है, ठीक है। इस रोम्बस की साइड्स दे दिए 10 सेंटीमीटर। तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो चारों की चारों कितनी हो जाएगी? 10 10 10, ठीक है। और इसका एक डायगोनल दे दिया 16, मान लेते हैं ये वाला डायगोनल है और ये 16, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो एरिया होगा, एरिया दैट इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। इसका एरिया इतना होगा। बताओ कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ, दूसरा डायगोनल लगेगा ही क्या? उसके बिना नहीं बन सकता, उसके बिना भी बन सकता है। हाँ, ये वाले ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया निकाल लो, ये वाले ट्रायंगुलर पार्ट का। कैसे निकाल सकते हैं इस वाले ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया? एक तो उससे हेरॉन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है? एक और तरीका, इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, लेकिन फिलहाल ना मैं इसको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, समझना इधर पे। जैसे मान लो ये हो गया हमारा रोम्बस, ठीक है, ये उसके दोनों डायगोनल। रोम्बस के डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गया 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल ये कितना है? 16। तो ये उसका हाफ कितना हो जाएगा? 8। और ये वाले पॉइंट को ओ ले लेता हूँ, ये वाले पॉइंट को ए, ये वाले पॉइंट को बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो अब ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ए ओ बी। इसका इसका अगर आपको एरिया निकालना है, या इस ट्राइंगल को अगर देखेंगे तो ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको ये वाली साइड निकालनी है तो आपको कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। एच हाइपोटेनियस क्या होगा इसका? 10, राइट एंगल की अपोजिट साइड। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? बेस ओ बी है या बी स्क्वायर, जो भी लिखना है। 10 स्क्वायर कितना होता है? 100। 8 स्क्वायर कितना होता है? 64। इधर जाएगा तो -64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ओ बी स्क्वायर। डिफरेंस कितना आएगा? 36 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, जिससे आपको ओ बी की वैल्यू मिलेगी और वो कितनी आ जाएगी? 6। यहां तक क्लियर हुआ? मतलब ये वाली साइड की लेंथ कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। अब निकाल लोगे इसका एरिया? कैसे निकलेगा बताओ? ये ट्राइंगुलर पार्ट का एरिया निकल जाएगा फिर आपका।
और ये ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। समझ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन ऐसा एक बार और भी कराया मैंने। हाफ बेस, तो बेस किसको लेंगे 8 को, और हाइट किसको लेंगे 6 को। ठीक है, ठीक है, बेस 6 हाइट 8, दोनों को बदल दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसे 4 ट्राइंगल बनेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 8 2 जा 16, 16 6 जा कितना हो जाएगा 96। तो ये हो गया। या डायरेक्टली भी एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहाँ D1 D2 क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं। तो एक डायगोनल तो 16 दिया था, दूसरा निकाल लोगे, कितना आएगा दूसरा डायगोनल, 12 आएगा, क्योंकि 6 हाफ है तो ये 6 मतलब 12, तो उससे भी निकाल सकते हो। समझ गए ये। और क्या क्वेश्चन है बताओ डाउट्स के, ये ले, हो गया ना पूरा। हाँ, और किसके डाउट्स है पूछ लो जल्दी। ऑनलाइन में भी जो बच्चे हैं, अगर आपके कोई डाउट्स है तो पूछ लो। हाँ, कुछ भी नहीं तो मैं दूं क्वेश्चन रैंडमली। ठीक है, ओके। पूरा नहीं किए थे इसको अपन। ये नंबर सिस्टम का हो गया कुछ, पूरा कर लिए थे। मुझे ऐसा लग रहा है बीच बीच के कोई से क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, ये वाला। ओके, देख लो एक बार। ओके, क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन में लिखा है 7 + √3 अपॉन 7 - √3 प्लस 7 - √3 डिवाइडेड बाय 7 + √3। सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहां पर बिना रैशनलाइज के डायरेक्ट एलसीएम ले लो, क्योंकि जो रैशनलाइजेशन का जो काम है वो एलसीएम लेने से हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे नीचे वाले, तो क्या हो जाएगा 7 - √3 इंटू 7 + √3। समझ में आया कि नहीं। एलसीएम कैसे लेते हैं नहीं पता क्या, तो कैसे करते देख इधर। जैसे अगर मान ले तेरे पास ऐसा है 7/3 प्लस 5/4, तेरे को एलसीएम लेना है, तेरे को दोनों को ऐड करना है। तो क्या करते हैं, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 जा क्या हो गया 12, ये दोनों का एलसीएम आ गया। तो बस वैसे ही मैंने नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो एलसीएम आ गया। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज। तो ये करने के बाद फिर क्या होता है, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले के साथ, 7 × 4, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। फिर प्लस ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है इससे, 5 3 जा कितना हो जाएगा 50। वही काम यहां पर भी करना है। तो हमने पहले डिनोमिनेटर को इस तरह से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम आ गया। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, वो 7 + √3 का होल स्क्वायर। फिर बीच में प्लस है तो ये आ गया प्लस, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या बन जाएगा 7 - √3 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये पूरा। अगले स्टेप में डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b × a - b। तो क्या हो जाएगा ये 7 स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। समझ गए। न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहां पर a + b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है a² + b² + 2ab। समझ गए ये।
फिर बीच में प्लस आ रहा तो फिर से प्लस, और यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। सबको क्लियर ये पूरा? अब देखो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, पहले डिनोमिनेटर को लिख देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 3, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ 7 का स्क्वायर 49 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये कितना बनेगा 14 √3, फिर ये कितना हो जाएगा प्लस 49 प्लस 3, और ये कितना बन जाएगा माइनस 14 √3। समझ गए? ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, ये दोनों ऐड होगा, तो इन दोनों का एडिशन कितना होता है 52, इन दोनों का एडिशन भी कितना होगा 52, 52 प्लस 52 दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 46, इतना ही होगा। 2 से कटेगा पूरा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो आंसर आएगा 52 डिवाइडेड बाय 23। दैट्स इट, ये है आंसर। आगे नहीं होगा तो जरूरी थोड़ी ना आगे हो जाए। समझ गए ना? और कुछ क्वेश्चंस इसमें से? ओके, मैंने अब जो क्वेश्चंस तुम लोगों को पेपर व्हाट्सअप किए थे ना, उनमें से कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। ऑनलाइन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। ये केवी वालों ने दिया क्या क्वेश्चन बैंक? किसने भेजा ये वाला? किसने ग्रुप में भेजा? अच्छा तू ही भेजा है क्या? मेरे पास नाम सेव नहीं है ना इसलिए। अच्छा ये तो पूरे वाले हैं ना? कौन सा केस स्टडी प्रॉब्लम है क्या? सिर्फ केस स्टडी के दूसरे भी है? इसी क्वेश्चन को कर ले। ओके चलो ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन मैं फिर देख के देखता हूँ। इसमें से एक आध रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, बनाना। ये हटा रहा हूं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत सारे तो एनसीईआरटी के ही हैं एक्चुअली इसमें किए हुए क्वेश्चन से। हम्म अच्छा एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन दे देता हूँ यार मैं मुझे ये बताओ ये कितने लोगों से बनता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना आता ही है बहुत बार। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले उसका एक मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये लाइन दी हुई है, इस लाइन का नाम है पी क्यू, ये हो गया पी, ये वाला पॉइंट हो गया क्यू। ओके, फिर यहां से 3 रेज निकल रही हैं, एक पॉइंट ओ से 3 रेज निकल रही, एक रे इधर निकल रही है, दूसरी रे इधर निकल रही है इस तरफ पे, और तीसरी रे इधर पे निकल रही है। 3 रेज निकल रही है, इनका नाम है आर एस टी, और ये वाला वर्टेक्स है ओ। नहीं वो परपेंडिकुलर नहीं है, और इस तरह से यहां पर एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को भी मैं मार्क कर देता हूं, एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। ठीक है, ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल है बोल रहा है, और ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल है ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं। हाँ बिगड़ जाएगा वो, एक सेकेंड ना। एक्चुअली वो दिखनी चाहिए इक्वल, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, एंगल्स इक्वल दिखने चाहिए, इस तरह से कर देते हैं। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन में ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और ये भी बोल रहा है कि ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये ओ टी है एक्चुअल में। ठीक है, ओ टी बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स एंगल एसओ क्यू, एंड ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी ओ एस। Then find the value of ROT. Find
एंगल ROT। ये है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन देख लिया सबने? ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में? आपको सबसे पहले दिया है एंगल POS की वैल्यू दी हुई। POS की वैल्यू कितनी है? x। तो बताओ POS कहां पर है? दिख रहा है POS? ये POS, ये पूरा एंगल। तो यहां से यहां तक ये पूरा एंगल कितना है? x है। ठीक है, यहां से यहां तक पूरा एंगल x है। अब ये बोल रहा है कि OR बाइसेक्ट POS, तो ये OR जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? x/2, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? x/2। समझ गए यहां तक सभी? अब आपको कौन सा और क्या बोल रहा है कि OT बाइसेक्ट SOQ, तो OT जो है SOQ को बाइसेक्ट कर रहा है, और आपको निकालना एंगल ROT। ROT की वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे यहां पर? ROT की वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम जैसे इसमें x/2 दिया है ना, वैसे इसको y/2 और इसको भी क्या लिख देंगे? y/2। समझ में आया ये चीज? अब ये जब चारों एंगल को ऐड करेंगे, x/2 x/2 y/2 y/2, तो सम कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, तो x/2 प्लस x/2 प्लस y/2 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बना रहा है। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? कितना आएगा बताओ? x आएगा। 2x/2 बोल दो, या सीधा x बोल दो। 1/2 ऐड होने पे 1 बनता है ना, तो x/2 ऐड होने पे क्या बनेगा? x। वैसे ही y/2 ऐड होके क्या बन जाएगा? y। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 180। समझ गए? अब इसके बाद आपको जो एंगल निकालना है, एंगल ROT, उस एंगल ROT को देखो कि वो कहां पर है और वो किन दोनों के मिलने से बनेगा। ROT, ये एंगल किससे बनेगा? x/2 प्लस y/2, दोनों को ऐड करने से। तो आपको चाहिए x/2 प्लस y/2 की वैल्यू आपको चाहिए। समझ गए? तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे का हाफ करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x/2 प्लस y/2, और इधर पे कितना आ जाएगा? 180/2। समझ में आया? तो x/2 प्लस y/2 एज इट इज, और ये कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, और x/2 y/2 क्या है आपका? एंगल ROT। तो एंगल ROT की वैल्यू कितनी आ गई? 90। खत्म हो गया। समझ में आया? तो कोई भी डेटा गिवन नहीं था, लेकिन आंसर जो है न्यूमेरिक फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये 2-3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। ABP CDP। अगला क्वेश्चन तो एक मस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो कौन बनाता है देखते। एक फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले फिगर बना लेना। फिगर में आपको ये एक लाइन दी है, उसके पैरेलल एक और लाइन दी है, और उसके बाद एक ऐसी लाइन बन रही कुछ इस तरह की। ठीक है, आया था क्या? CD नहीं, अभी देख लो, थोड़ा सा अलग है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है। अब देख लेना, हो सकता है अभी होगा। ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अच्छा, ये वाला पॉइंट बी लिया, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख रहा हूं। क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD, शो दैट एंगल ABP प्लस एंगल CDP इज इक्वल्स टू एंगल DPB। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन? विजुअलाइज कर लो, देखो अच्छे से, और बताओ कैसे बनेगा।
हम्म। हम्म। ठीक है, सही बोल रहा है। और कोई सा तरीका उसके अलावा? सर ओके। डीबी को ज्वाइन कर सकते हैं। किसको? डीबी। डीबी को? डीबी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा एक्चुअली। दो दो तरीके, एक तो ये जो बता रहे हैं ना काव्य, वो तरीका पहले बता देता हूं, ठीक है। इस तरीके में क्या होगा, आप एक और नई लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, और इस लाइन को नाम दे दोगे, मान लो एस टी। ठीक है, एस टी। और ये जो लाइन होगी ये पैरेलल होगी रिमेनिंग दोनों लाइन से, मतलब तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल। समझ गए ये? तो इस वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल बन जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ गए? तो इस एंगल को अगर हम एक्स लेते हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है। फिर उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल। रीजन सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगर इसको y लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, y। समझ गए ये चीज? अब एंगल डीपीबी की वैल्यू, इसके हिसाब से डीपीबी की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस वाई। समझ गए? अब x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल एबीपी। एंगल एबीपी। और y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल डीपी। डीपीटी आएगा ना नाम उसका, ए बी पी, और इसका नाम डीपीटी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि टी हमने तो अपने मन से नाम दिया। क्लियर हुआ? नहीं नहीं, इसको डीपीटी नहीं लिखेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे, एक सेकेंड। हमको जो प्रूफ करना है वो आना चाहिए ना, तो y की वैल्यू कौन सी वाली लेंगे, ये वाली, सीडीपी। एंगल सीडीपी y की जगह पे। y की जगह पे ये आएगा और x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और हो गया प्रूफ। समझ में आया कि नहीं ये चीज, एक बार देख लो। हमने इसको x लिया तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, x ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y। तो डीपी भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब x की जगह पे आप ये रख दो और y की जगह पे ये एंगल रख दो, हो गया प्रूफ। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन। और दूसरा एक और तरीका जो मैं बोल रहा था, उसमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टीज होगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा वो मेथड। नहीं यार, वो भी तो वैसे ही हो जाएगा। ये एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, y। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, तो x प्लस वाई। हाँ, बैठो। क्लियर सबको ये? ओके, नेक्स्ट बताओ, और कौन सा डाउट है? अच्छा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे ही वाला क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है। देखना इधर पे। सबसे पहले फिगर बनाओ। एक ये स्ट्रेट लाइन है, और एक और उसके ऊपर स्टैंड कर रही है दूसरी लाइन। इस तरह से एक रे निकल रही है, इस तरह से एक और रे निकल रही है। अब इनके वर्टाइसेस की मार्किंग कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। इसको हम मार्क करेंगे P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, दिस इज S, दिस इज T। ठीक है, सेम हो गया क्या यार क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है ये तो, सॉरी, दो बार रिपीट हो गया वही क्वेश्चन। छोड़ो, हटाओ उसको। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक आपको लाइन दी हुई है, उस पे एक रे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, लाइन का नाम है ए बी। ये तुम लोग सॉल्व करोगे ना। ये जो वर्टेक्स है सी, यहां पर ये एंगल जो बन रहा है ए है, ये वाला जो एंगल बन रहा है बी है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30। तो ए और बी की वैल्यू निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में। चलो सॉल्व करो, बताओ कौन बताएगा, कौन सॉल्व करके बताएगा इसको। हम्म।
हम्म 395 ओपन करना, 395। और उसका इसमें ना वो टू स्पेशल इंटीग्रल है ना, उसको नोट डाउन कर लो, वो यूज सर करेंगे। A-2 भी है? हाँ, a-2b इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है, ए और बी फाइंड आउट करना है। यस सर। किसी का बन रहा है, बताऊं? सर पहले इक्वेट कर देंगे A-2B इज इक्वल टू A+B, क्यों? क्योंकि A+B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 इज इक्वल टू 30। सर अगर फिर और हाँ बोलो। सर A+B इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं शायद। हम्म, तुम्हारा सर फर्स्ट फर्स्ट तरीका सही है, लेकिन आगे का सॉल्यूशन गलत है। ओके सर। मतलब एक हिंट तो मिल गया कई बच्चों को कि a+b इज इक्वल टू 180, इसका यूज करना है। a+b इज इक्वल टू 180 और a-2b इज इक्वल्स टू 30। अब इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते ना पीयूषी, क्योंकि 180 30 थोड़ी नहीं इक्वल होते। ठीक है, हाँ तो क्या करेंगे फिर इस क्वेश्चन में? देखो क्या करेंगे, सुनो। हम a को यहीं रखेंगे और -2b को उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस, हाँ ऐसे ही कर रहे थे तो पूरा क्यों नहीं बना है? a की वैल्यू कितनी आ गई, 30 -2b। अब a की जगह पे ये वैल्यू रख दो 30 प्लस 2b, a की जगह पे ये वैल्यू रखो ऊपर वाली इक्वेशन में। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, 30 प्लस 2b, और फिर प्लस ये b एज इट इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। समझ गए? ब्रैकेट खुलेगा, 2b और b ऐड होके कितना बन जाएगा, 3b, और ये 30 उधर जाके क्या हो जाएगा, -30। समझ गए? तो इधर पे ये हो गया 180 -30, तो 3b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 150। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 अपॉन 3, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका, 50 डिग्री। b की वैल्यू आई 50 डिग्री। समझ गए कि नहीं, ये बताओ जल्दी। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 180 -50 मतलब कि 130। ठीक है। रुक जाओ, और एक आध क्वेश्चन देख देता हूं मैं। मैंने जो भेजा था उसको सॉल्व नहीं किया तुम लोगों ने? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर करो। एक रोम्बस दिया हुआ है, ये है रोम्बस, ठीक है, और इस रोम्बस का डायगोनल भी बना हुआ है। पहला डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD, ये दो डायगोनल्स है। यहां पर आपको क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, OA, जहां पर कट कर रहे वाला वर्टेक्स O है, OA4 है, OD3 है, ये दे दिया है। ठीक है, और आपको इसमें पूछ रहा है इसका पेरीमीटर। काव्य मत बताना, तू बता सकता है इसलिए, और कोई बताएगा तो बताओ। ठीक है, OD है 3, ये OD है 3, OA है 4, और हमको बताना है इसका पेरीमीटर। हम्म बताओ जल्दी क्या आएगा। काव्य निकाल लिया तू आंसर? ठीक है, और कोई ऑनलाइन में? जयती, अभिमन्यु, पीयूषी, तू बता आंसर। वेरी गुड, आंसर आएगा 20। यार बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्या ट्राई ट्राई ट्राई।
ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा भाई, बताओ जल्दी। इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, एडी होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को ले ले 3 तो 3 स्क्वायर, बेस को ले ले 4 तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम कितना आ जाएगा 25। एच स्क्वायर समझ में है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मतलब ये तेरा 5, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, क्योंकि ये क्या है रोम्बस। तो पेरीमीटर कितना आएगा, तो बाउंड्री को ऐड कर दे तो आंसर आएगा 20। दैट्स इट। क्लियर सबको। ठीक है, और कुछ डाउट्स है तो पूछो, अदरवाइज फिर प्रैक्टिस करो। तुम लोग को खुद बना के पूछने पड़ेंगे यार डाउट, सब क्या बच गया उसमें। या कल टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, कौन कौन दे रहा है कल, तेरा स्कूल में कौन सा टेस्ट है। हिंदी कब है, काव्य दे दो तुम लोग टेस्ट। कब है साइंस, कल है। अच्छा, कोचिंग में साइंस का टेस्ट है। तुम लोग का साइंस का फाइनल एग्जाम कब है, 20 को है। तो कल मैं शेड्यूल कर लेता हूँ, ठीक है, फुल टेस्ट एक। जो जो दे सकते हो, जिन लोगों के एग्जाम अभी नहीं चालू है, जिनके पास टाइम है, वो दे दो कल टेस्ट। ठीक है, एंड करता हूँ फिर आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर।